सूबाई असेंबली की में हम मेजॉरिटी में हैं, तुम लोग माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में रहोगे और कभी फैसले नहीं करोगे। और हाँ, इस सिंध के लोग अगर नासिर शाह साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्ट करेगी तो सिंध के लोगों के लिए नासिर शाह साहब फैसले करेंगे। इस पे कहते हैं कब्जा के सिंध के लोगों पे, क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद से आके कब्जा उधर, जो कि तुम लोग चाह रहे थे अभी करने के लिए? ये सिंध के लोग ये कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो, ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर वज़ीर आला सिंध के मुतनाज़े बयान पर शदीद रद्द अमल आ रहा है। वज़ीर आला ने ऑपोजिशन को अक़लियत कहा, MQM को लसानियत की सियासत न करने का दर्स दिया, लेकिन वज़ीर आला के अपने बयान में भरपूर लसानियत नजर आ रही है। मुराद अली शाह साहब ने सिंध कार्ड का भरपूर इस्तेमाल किया है, जो वक्तन फवक्तन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा करते रहते हैं। वैसे तो तमाम सियासी जमातों के लीडरान सियासत चमकाने के लिए नाज़रीन लिसानियत पर मबनी बयानात देते रहते हैं, लेकिन बतौर वज़ीर आला शायद ये एजाज़ सिर्फ मुराद अली शाह साहब के पास ही है। शदीद तनकीद के बावजूद मुराद अली शाह साहब अपने कहे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कमाल ये है कि इनके कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मुराद अली शाह को समझाने के बजाय उनकी हिमायत कर रहे हैं। सुनिए। वज़ीर आला साहब का कल का जो बयान है वो इंतहाई तास्सुबाना है। ऐसा लग रहा था कोई तास्सुब ज़दा कौम परस लीडर बात कर रहा है। चीफ मिनिस्टर जैसा आदमी इस तरह की तकरीर करे कि जिससे आग लगाने वाली तकरीर, जिसको फाशिस्ट उनकी तकरीर समझते हैं, जिसको तासुब और कौम परस्त की तकरीर समझते हैं। ये मुराद अली शाह कहता है कि हम माइनॉरिटी में हैं। इसके बड़े लीडर ने कहा था ईस्ट पाकिस्तान में कि तुम मेजॉरिटी को माइनॉरिटी कर दिया था। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सीएम साहब का स्टेटमेंट को लिया जा रहा है। पार्लिमानी ऑपोजिशन पार्लियामान में एक माइनॉरिटी होता है। हक है कि आप इस पॉइंट को उठाओ, जरूर उठाओ, 100 दफा उठाओ, लेकिन जरा अपना टीवी स्क्रीन पे वो बैनर्स दिखाए, वो वॉल चॉकिंग दिखाए, जिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समा जैसा चैनल उनका मजम्मत करे। हर बात के ऊपर वो हमें धमकी दे देना अपना फ़र्ज समझते हैं कि हम पाकिस्तान तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। वो ये चीफ मिनिस्टर को ज़रा होश के नाखून जो हैं वो लेने चाहिए। जहालत की निशानी है। उनको मैंने माइनॉरिटी कह दिया तो उन्हें समझा कि मैं उन्हें गैर मुस्लिम कह रहा हूँ शायद। वैसे नाज़रीन, मुराद अली शाह साहब का ये पहला बयान तो है नहीं जो तनाज़े का शिकार हुआ हो। इससे पहले भी वो ऐसी बातें करते रहे हैं, वो भी याद कीजिए जरा। मैं कंडेम करता हूं, मैं लानत भेजता हूं अलग सूबे बात करने वालों को, और अगर अभी भी किसी के दिमाग में ये खलल है तो वो निकाल दें। ऐसे नाज़रीन, यहाँ मुझे याद आया, शाह साहब वैसे पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब सूबे की जिद्दोजहद का अमली आगाज किया था और उस वक्त जरदारी साहब सूबे के सबसे बड़े हिमायती थे। आप में जुर्रत है कि यही जुमले आप अपने कायद के लिए इस्तेमाल कर सकें? अगर कोई सूबे का मुतालबा करता है तो आप मुस्तरद कर सकते हैं, लेकिन ये अंदाज ये तो किसी तौर पर दुरुस्त नहीं था। खैर, MQM लसानियत की सियासत करती है और हमेशा महाजरों का नारा लगाती है, लेकिन चारों सूबों की जंजीर बेनजीर का नारा लगाने वाले जब लसानियत की सियासत पर उतर आए तो फिर क्या कहा जा सकता है? मैं तो मुराद अली शाह साहब के बतौर सूबे के सरबराह के इस बयान पर हैरान हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी की तारीख गवाह है कि वो ऐसे मुतनाज़े बयानात देते रहते हैं जिससे इनका सिंध कार्ड बड़ा मजबूत होता है। याद कीजिए जरा ये भी। किसी के बाप में हिम्मत नहीं। ये सुबह उस वक्त था जब तुम लोग भूखे नंगे आए थे और इस सूबे वालों ने तुमको पनाह दी थी। हम खुद अरब से आए हैं, हम तो सिंधी हैं, हम तो अपना घर गाड़ छोड़ के आए। अब महाजिर लफ्ज मेरे लिए गाली है, गाली। मैं उनसे अपील करता हूँ कि खुदारा अपने आप को महाजिर मत कहो, ये गाली है, ये गाली है। तो जवाब तो बनता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही मेहमान साथ में मौजूद होते, वो इस पर रिस्पॉन्ड करते, लेकिन तमाम लोगों से ही ऑलमोस्ट राब्ता किया, लेकिन कोई इस पर शायद बात करने को तैयार नहीं है, या फिर कहेंगे तो क्या कहेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सरबराह पाक से ज़मीन पार्टी के। खुशामदीद कहूँगी आपको मुस्तफ़ा साहब। सर, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें भी मुतनाज़े बयानात देते रहे हैं, लेकिन इस बार सर ये मामला सूबे के सरबराह का है। अगर वो भी मुतासिबाना बयानात दें और उस पर पार्टी के सरबराह बिलावल साहब उन्हें रोकने के बजाय उनकी हिमायत करें तो फिर तो
पाकिस्तान को मजबूत करने की सियासत कैसे होगी सर? देखिए, मुझे तो इस वाली बात पे कोई ताज्जुब, कोई हैरत नहीं है। पाकिस्तानियों को ये देखना चाहिए, रियासत को ये देखना चाहिए, रियासत के इदारों को, पाकिस्तान चलाने वालों को ये देखना चाहिए, जुडिशरी को देखे, एस्टेब्लिशमेंट देखे, पाकिस्तान की अदालतें देखें, और ये पाकिस्तान के आइन को की पासदार ये कौमी असम्बली और सेनेट के लोग देखें, और सारा पाकिस्तान देखें। हमें पहले दिन से इस वाली बात पे यकीन है कि पीपल्स पार्टी इस मुल्क के इस ऐसे इक़दाम कर रही है जिससे रियासत के खिलाफ लोग खड़े हों और जिससे रियासत के लिए नफरतें पैदा हो। ये अपनी हुकूमती इक़दाम से 13 सालों से ना हमें पीने का पानी दे रहे हैं, ना हमें सीवरेज का निज़ाम दे रहे हैं। जो पानी लाइनों में आता था, इन्होंने उसके ऊपर हाइड्रेंट बनाकर सैकड़ों अरब रुपए हमसे रोजा हर महीने लेते हैं। 2.5 लाख नौकरियां दी, इन्होंने एक नौकरी कराची हैदराबाद वालों को नहीं दी है। इन्होंने 13 सालों में ये जो कोटा सिस्टम था जो इनके बड़ों ने लगाया था, उस 40% शहरी के कोटे पे भी ये जाली डोमिसाइल बनाकर जो है वो वहां पर लोगों को भर्ती कर रहे हैं। अब रही सही कसर इनको जो रह गई थी, उन्होंने ये 2021 के ऑर्डिनेंस ये इक़दामात के जरिए उन्होंने वापस ले लिए। एक्चुअली इनको आदत, क्यों इनको गुस्सा आ रहा है, उनको आदत पड़ी हुई है 2013 में अल्ताफ हुसैन साहब एक टेलीफोन कॉल पर रहमान मलिक की डील हो जाते थे। ये सारी वारदात 2013 में हुई है, जब एमक्यूएम ने अपने हाथों से इसी लोकल गवर्नमेंट के सारे इख्तियारात इनके गवर्नर ने साइन करके दे दिए, और ये 2014 नवंबर तक इसी बिलावल भुट्टो की पार्टी में ये वजीर बने रहे, नवंबर 2014 तक, और 2016 तक इनका गवर्नर बना रहा। तो इनको वो, और ये इन्होंने कोई हड़ताल नहीं की, कोई शहर बंद नहीं कराया। इस पीपल्स पार्टी को उसी 2013 की आदत पड़ी हुई है कि सारा ये लेंगे और रहमान मलिक की एक कॉल पर सारा शहर जो है वो पुरअमन रहेगा। अब पाक सरजमीन पार्टी है, हमने कोई लिसानियत की बात नहीं की है। ये जो तासुब ज़दा ये जो वजीर आला है जिन्होंने बात की है, लगता है कि कोई वजीर आला है ये आदमी, इस आदमी को, इस शख्स को, इस जैसे माइंडसेट वाले आदमी को ये सूबा देने के काबिल है जहां पर लाखों करोड़ों की तादाद में मुहाजिर हैं, लाखों की तादाद में यहां पर पख्तून है, लाखों की तादाद में बलोच है और दूसरी कौमों के लोग रह रहे हैं। और सिंधियों का इन्होंने कौन सा अच्छा कर लिया है? लाड़काना में कुत्ते काटते हैं बच्चों को, बेचारों को, वो कराची तक आते हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिलती, मर जाते हैं। वो रोजाना थर में लोग मर रहे हैं। इन्होंने रोटी छीन ली उनसे, सिंधियों से। बातें कर रहे हैं, जो आप सवालात उठा रहे हैं, वो यकीनन आप आवाम की तर्जमानी कर रहे हैं, लेकिन सर आपकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं। बिलावल कह रहे हैं कि जब से वो पैदा हुए हैं ना, उन्होंने कराची में दहशतगर्दों का राज देखा है। कभी मुस्तफा कमाल की शक्ल में देखा है, कभी वसीम अख्तर की शक्ल में देखा है। किरण, ऐसा है कि जब वो पैदा नहीं हुए थे ना, तो इनकी वालदा इसी दहशतगर्दों के मरकज 90 पे 1988 में वोट लेने आई थी। फिर उसके बाद जब वो पैदा होके जवान हो गए ना, तो इन्हीं बिलावल भुट्टो के जो है वो जो वालिद साहब हैं, वो इसी 90 दहशतगर्दों के अड्डे पे ये 2008 में वोट लेने आए थे, और टोपी पहनाई थी फारूक सत्तार के सर पर उन्होंने, और उसके बाद खुद भी टोपी पहनकर चले गए थे। और इसी पार्टी, इसी दहशतगर्द पार्टी का इन्होंने अपने पूरे 2008 से 2013 तक इनका गवर्नर रखा। फिर 2013 में भी हुकूमत में दोबारा ले लिया, तो 2016 तक गवर्नर रहा है। तो ये इसी हर दौर में 1988 में ये हुकूमत में रहे हैं, 1997 में हुकूमत में रहे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बातें ना करें जो उनको पता नहीं है। उनके पैदा होने से पहले और उनके पैदा होने के बाद की दास्तान उनके सामने रख रहे हैं। असल में तकलीफ क्या है? देखिए किरण, मसला ये है कि इस पर जो छोटे सूबे हैं ना, उनके वुज़राए आला इस पाकिस्तान को तबाह करने पर आमादा हुए हैं। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात? जो सूबाई हुकूमतें हैं, बलूचिस्तान की, सिंध की, और इवन के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की भी बात कर लेता हूं। देखिए, आज तक सिंध का कोई वजीर आला सिंधी स्पीकिंग के अलावा नहीं मिला, नहीं बना 70 सालों से। तो सारा फंड 70 सालों से तो सिंधी स्पीकिंग वजीर आला के पास आ रहा है। तो इन्होंने इंटीरियर सिंध क्यों नहीं बना दिया? इन्होंने लाड़काना क्यों नहीं बना दिया? इन्होंने जो है वो कश्मीर क्यों नहीं बना दिया? थर क्यों नहीं बना दिया? जब इनके पास सारे पैसे आते हैं, ये जब करप्शन करके खत्म कर देते हैं, तो अपने सूबे के लोगों को कहते हैं कि पंजाब तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे साथ बुरा कर रही है। तो नौजवानों को हथियार दे देते हैं हाथों में, जो कोई जीएसएन बना देता है, कोई और पार्टियां बना देता है, और खुद ये जो है वो गबन कर रहे हैं बैठकर। अब मैं ये कहना चाहता हूं वफाक को, रियासत को, कि भाई ये जो 18वीं तरमीम करके आपने 10 साल पहले सारा पैसा इनको दे दिया है, सारे इख्तियारात इनको दे दिए हैं, तो ये तो नीचे ट्रिकल डाउन ही नहीं कर रहे। हम वो पार्टी है, पाक सरजमीन पार्टी, जो कह रही है आइन में 3 तरामीम करो, क्योंकि ये मुझे एनएफसी अवार्ड से पैसा ले रहा है वजीर आला।
13 سالوں میں 10,242 ارب روپے ان کو ملے. انہوں نے 1% پیسہ کراچی نہیں دیا. میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں دیں گے کبھی بھی پیسہ, یہ مجھے پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیں گے. تو میرا پروونشل فائنانس کمیشن آئین میں لکھو. پھر یہ وزیر اعظم آپ جو بات کر رہے ہیں, پھر یہاں پہ 18ویں ترمیم میں اگر ترمیم کی بات ہوتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کے لوگ بڑے غصے میں آ جاتے ہیں. سر بلدیاتی ایکٹ کی ترمیم, کیونکہ ترمیم پہ بات نکلی ہے, تو سر اس پہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ پر بھی بڑی ترامیم ہو چکی ہیں. اچھا نہیں ہوتا مصطفیٰ کمال صاحب ایک بار حکومت کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے پر بات کی جاتی؟ کرن مجھے صرف ایک 30 سیکنڈ اور دیں, میں دو جو ترامیم ہے نا وہ میں آپ کے سامنے پیش. اور دوسری پہلی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ بھائی این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ آپ آئین میں ڈالو. دوسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 4 لائنوں کا مذاق ہے نا آرٹیکل 140A, آپ بھی سنتی ہوں گی آرٹیکل 140A ہر جگہ. آرٹیکل 140A میں 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں اور ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے تشریح کرتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جس طرح سے وزیر اعظم کے ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھے ہوئے پورا چیپٹر, وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھے ہوئے پورا چیپٹر, اس طرح سے لوکل گورنمنٹ کے بھی ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھ دو. 21 کے 21 ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھو تاکہ کسی کو تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے. اور تیسری بہت امپورٹنٹ بات کہ بھائی یہ بڑا عجیب مذاق ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہوتا ہے, یہ 5-5 سالوں کے لیے ایڈمنسٹریٹر لگا دیتے ہیں. یہ آئین میں لکھ دو بات کہ جب تک ملک میں لوکل گورنمنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی نہیں بنے گی. میں اگر کہوں کہ وزیر اعلیٰ کا ٹینیور ختم ہو جائے کل اور اس کے بعد آپ 5 سالوں کے لیے سندھ میں ایڈمنسٹریٹر لگا دو پورے, میں کہوں کہ وزیر اعظم کا ٹینیور ختم ہو جائے, میں کہوں پاکستان ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے چلاؤ, تو ان کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا, ان کا قانون خطرے میں پڑ جائے گا, ان کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. یہاں یہ سارے ملک کو یہ ایڈمنسٹریٹر لگا کے لوکل گورنمنٹ چلاتے. یہ 3 آئینی ترامیم کے اگر نہیں کریں گے آپ اس ملک کو اب بچا نہیں سکتے, اب چلا نہیں سکتے. آپ کی بات کہ یہ جو ترمیم کی بات ہوتی ہے تو ان کا غصہ آ جاتا ہے, ان کو غصہ آ جاتا ہے. ان کو غصہ اس لیے آ جاتا ہے کہ ان کو کوئی آج تک یہ بات کرنے والا ملا نہیں. 18ویں ترمیم سے پہلے ایک مونسٹر ہوتا تھا وفاق, آج 4 مونسٹر اور پیدا ہو گئے ہیں. اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سارا پیسہ نکل کر آ کر صوبائی حکومتوں کو آ رہے ہیں اور ان کو کوئی لگام دینے والا نہیں ہے. ہاف ہارٹیڈلی یہ 18ویں ترمیم ہوئی ہے, یہ نیچے لوگوں کو بھائی یہ جو 10,242 ارب روپے آئے ہیں 13 سالوں میں وفاق سے, کرن آپ کو پتہ ہے ان کا اپنا ریکارڈ ہے 2300 ارب روپے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 13 سالوں میں ایجوکیشن پہ خرچ کر دیے 2300 ارب. 2300 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد آج سندھ میں 70 لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں جن کی ایج ہے سکولوں میں ہونے کی. دنیا میں 50 ممالک 70 لاکھ کی آبادی سے کم ہے. آپ کو پتہ ہے 11,000 گھوسٹ اسکول ہیں اور 2300 ارب. یہ جو دبئی کی پراپرٹی مہنگی ہوئی ہے اسی پیپلز پارٹی کے وزیروں کے حرام کی کمائی سے مہنگی ہوئی ہے. جی بالکل آ گیا اس پر آپ کا پوائنٹ آف ویو. اگلی بات بھی کر لیتے ہیں. آپ جماعت اسلامی کے مرکز گئے, یہ بڑی تبدیلی کیا بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے مصطفیٰ کمال صاحب, یا اس حوالے سے کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ کرن میں اس پوائنٹ پہ صرف بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سیاست بعد میں ہوتی رہے گی, یہ جو پیپلز پارٹی صوبے کے ساتھ کر رہی ہے اس پہ جو اختیارات اور وسائل کو نوچ رہی ہے اور ہم سے جینے کا اختیار چھین رہی ہے, تو میں اس بات پہ کتنے لوگ خودکشی کریں گے بھائی 3 منزلوں سے چھلانگ لگا کر. میں آگے پاکستان کی ریاست کے حالات اچھے نہیں دیکھ رہا. ہم نے بہت مشکل سے یہاں پر امن قائم کیا ہے, ہم نے اس کے لیے قربانی دی ہے. میرے 7 ساتھیوں کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا ہے. را کا تسلط تھا, را انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے محرومیوں کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے. تم مجھ سے جینے کا بھی حق چھین رہے ہو. اس والی بات پہ میں ساری پارٹیوں کو سے میں بات کر رہا ہوں. جماعت اسلامی کے پاس بھی میں گیا کہ بھائی ہم سیاست کر لیں گے الیکشن میں, جس کو لوگوں کو ووٹ دینا ہوگا وہ دے دیں گے, لیکن اس والی بات پہ ایم کیو ایم کے پاس جائیں گے اسی کاز پر؟ دیکھیے ایم کیو ایم تو کہتی ہے کہ پی ایس پی کوئی جماعت ہی نہیں ہے. انہوں نے اے پی سی کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ پی ایس پی کوئی جماعت نہیں ہے, وہ ہمیں ریکگنائز نہیں کرتے, ہمیں وہ کہتے ہیں ہم سیاسی جماعت ہی نہیں ہیں. تو میں کیسے لوگ جو باتیں کرتے ہیں تو میں کیسے آپ کو رسپونڈ کروں؟ میں تو اس والی بات کا کیا جواب دوں آپ کو؟ میں بہت حقیقت بیان کر سکتا ہوں لیکن ڈیفینیٹلی ہمارے جو دوست ہیں وہ مجھ سے خوفزدہ رہتے ہیں. آپ نے کلیئر کر دیا, لیکن جماعت اسلامی مصطفیٰ کمال صاحب جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کاز پر آپ سب سے بات کرنے کو تیار ہیں, تو جماعت اسلامی جس کو آپ دہشت گرد تنظیم کہتے رہے ہیں, تو کیا جماعت اسلامی نے دہشت گردی چھوڑ دی ہے یا آپ کی پرانی معلومات جو تھیں وہ غلط تھیں؟
देखिए, जमात इस्लामी को दहशतगर्द तंजीम मैंने जो है वो कब कहा है मैंने जमात इस्लामी को दहशतगर्द तंजीम? और अगर फर्ज करें कि हम सियासत में एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बिल्कुल बात जब आप करते मेयर थे हैं, उस वक्त कारकुनान से खिताब में आपने कई दफा कहा कि जमात इस्लामी अच्छा हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो इस तरह से जमात इस्लामी ने भी जो है वो मुझे बहुत दफा उस वक्त भी दहशतगर्द कहा होगा, मेरी पार्टी को उस वक्त के दहशतगर्द कहा होगा। ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं है। हम अपने मौक़िफ़ों से, हम अपनी चीजों से नहीं हटें। ये वाली बात अगर आप मुझसे 15 साल 18 साल की बात कर रही हैं कि मेरा 18 साल पहले मैंने जमात इस्लामी के बारे में क्या कहा था और आज मैं क्यों जा रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज का मसला मेरी 18 साल की पहले की बातों से ज्यादा अहम है। सही है। मुस्तफा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद